हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, यूआईडीएआई ने नई एसओपी जारी कर दी है डेट ऑफ बर्थ के लिए। जो पुरानी एसओपी थी 19/7/2021 की जो एसओपी थी उसमें डीओबी को अपडेट करने के लिए काफ़ी सारे रूल्स बनाए गए थे। उसी में डीओबी को अपडेट करने के लिए जो एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोसेस है, जो लिमिट क्लास का, उसी का भी प्रावधान उसमें किया गया था कि वो कैसे रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज किया जाएंगे। लेकिन उस जो 19/7/2021 को जो एसओपी जारी किया गया था उसको रद्द कर दिया गया है और नई एक एसओपी यूआईडीएआई ने जारी कर दी है। इस नई एसओपी में वो सारे रूल्स रेगुलेशन बदल दिए गए हैं जो पहले एसओपी में थे। हालांकि कुछ नियम अभी भी वो जो पुराने हैं, लेकिन कुछ नए रूल्स को ऐड किया गया है। जन्मतिथि अपडेट को लेकर बर्थ सर्टिफिकेट, मार्कशीट और सारे दस्तावेजों को लेकर नई सारी इसमें गाइडलाइंस आई हैं। नॉर्मल डीओबी अपडेट से लेकर लिमिट क्लास व इनरोलमेंट के समय डीओबी प्रूफ डॉक्यूमेंट के साथ उसके बाद अपडेट होने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए नियमों को बनाया है। इस एसओपी में 0 से 5, 5 से 15 और 18 प्लस के लोगों के लिए नए नियम तय किए गए हैं। उल्लंघन करने पर आधार धारक या उसके जो अभिभावक होते, माता पिता, उनके और आधार ऑपरेटर के ऊपर कानूनी कार्यवाही के नियम भी तय कर दिए गए हैं। अगर आधार ऑपरेटर ने कोई गलती की, आधार होल्डर ने कोई गलती की होगी तो उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और यही सब इस एसओपी में नई जो एसओपी आई है इसमें सारी जानकारी दी गई है। अब इतना आपने जान लिया है तो वीडियो को स्किप ना करते हुए आप वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक मैं आपको इसमें वो सरल भाषा में आपको बताऊंगा जो एसओपी के अंदर दिया गया है। जो वो सारे रूल्स और रेगुलेशन को मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। हालांकि ये जो रूल्स और रेगुलेशन जो एसओपी है, ये इसका स्ट्रक्चर जो है वो नवंबर में ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसको ऑफिशियल तरीके से 24/12/2025 को इसको ऑफिशियल तरीके से इसका ऑफिस मेमोरेंडम आया है जिसमें ये सारे रूल्स दिए हुए हैं। यूआईडीएआई ने सबसे पहले जन्मतिथि के मूल सिद्धांत को यहाँ पर बताया हुआ है कि डीओबी किसी की एक ही हो सकती है, एक से ज़्यादा डीओबी नहीं हो सकती हैं। अगर एक से ज़्यादा डीओबी है तो उस केस में कुछ दूसरी सिचुएशन होगी। अगर एक बार जब डीओबी रिकॉर्ड हो गई है, जो डीओबी आपके आधार में रिकॉर्ड हो गई है, तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है कि कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसके अंतर्गत डीओबी को बदलाव करने की आवश्यकता पड़ सकती है और उनका क्या प्रावधान होगा, कैसे वो बदलाव किया जाएगा, वो आगे डिफाइन किया है। डीओबी अपडेट को लेकर 3 ऐसी सिचुएशन आती हैं जिसमें डीओबी को अपडेट करने की आवश्यकता होती है और यूआईडीएआई ने भी ऐसा ही परिभाषित किया है। जैसे किसी के आधार में डीओबी अप्रॉक्सीमेट है या डिक्लेयर है तो उसको अपडेट करने की आवश्यकता होती है। दूसरा है आधार ऑपरेटर से अगर कोई गलती हुई है, टाइपो एरर हुआ है तो वो अपडेट किया जा सकता है। यदि आधार धारक ने पहले कोई फर्जी डॉक्यूमेंट से अपना जो डीओबी अपडेट करवाया है या नया इनरोलमेंट करवा लिया था और उसको लगता है कि ये फर्जी था और वो अब इस समय अपनी डीओबी अपडेट करवाना चाहता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में, तो वो अपडेट करवा सकता है। लेकिन इसके कई सारे रूल्स हैं, कई सारे रेगुलेशन हैं, उनके तहत ये अपडेट करना होगा। और वो रूल्स रेगुलेशन क्या है हम उसको आगे जानेंगे। उससे पहले कुछ और रूल्स रेगुलेशन जानते हैं, उसके बाद में मैं आपको इसके रूल्स और रेगुलेशन फेक बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तीसरा सिद्धांत यूआईडीएआई का है कि जन्म प्रमाण पत्र जो होता है वो गवर्नमेंट का एक कानूनी प्रमाण होता है। अगर आपने जन्म प्रमाण पत्र एक बार यूज कर लिया है तो आपकी डीओबी किसी भी हाल में दोबारा अपडेट नहीं हो सकती। आपने एक बार जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया, आपने डीओबी अपडेट करवा ली, नामांकन करवा लिया, तो उस स्थिति में आपका कभी भी नामांकन या अपडेट संभव नहीं होगा। आप दोबारा डीओबी अपडेट नहीं करवा सकते। लेकिन ये तो सामान्य तरीका है, लेकिन आप उसको अपडेट करवा सकते हैं, लेकिन वो असाधारण तरीके में जाएगा, वो एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोसेस में जाएगा। और वो उसमें प्रावधान क्या है, क्या क्या किया जाएगा तब ये आगे अपडेट होगी, उसके भी कई सारे रूल्स बना दिए गए हैं। और डीओबी अपडेट के टाइम या यूआईडीएआई को किसी ऐसे तरीके से पता चलता है कि इस व्यक्ति ने फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट से अपनी डीओबी अपडेट करवाई है या फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट नामांकन करवाया है, तो उसको वो डीएक्टिवेट कर देगा। डीएक्टिवेट करने के बाद में अगर आपको आप चाहते हैं कि हमारा फिर से रीएक्टिवेट हो, तो आपको सबसे पहले वो उस जन्म तिथि का जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा, डीओबी अपडेट करवानी पड़ेगी, तब जाके वो आपका एक्टिवेट होगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों का फेक बर्थ सर्टिफिकेट वाला मामला था, फेक बर्थ सर्टिफिकेट जिनका बन गया था, जिन्होंने अपडेट करवाया था, तो अभी तक रूल्स ये था कि उसको कैंसिल करवाना के लिए यूआईडीएआई बोलते थे कि उसको कैंसिल करवाइए। कैंसिल करवाने के बाद आप नया बर्थ सर्टिफिकेट बनवाइए, उसके बाद में डीओबी अपडेट हो सकेगी। तो आप लोग जानते हैं कि कोई भी अथॉरिटी अगर फेक बर्थ सर्टिफिकेट को जारी नहीं करती है तो उसको कैंसिल करने का भी किसी के पास अधिकार नहीं है, क्योंकि उसका डाटा किसी के पास होता नहीं है। तो यहाँ पर फेक बर्थ सर्टिफिकेट के मामले में एक बहुत बड़ी राहत
यहाँ पर आधार होल्डर को दी गई है, यूआईडीएआई ने दिया है और यहाँ पर सारे रूल्स बनाए गए हैं। तो अब ये ऐसा लगता है कि यूआईडीएआई अब जो फेक बर्थ सर्टिफिकेट वाले जो आधार होल्डर है उनका जो आधार है वो अपडेट हो सकेगा। लेकिन यहाँ समस्या इस बात की है कि उनका सबसे पहले आधार जो है वो डीएक्टिवेट किया जाएगा, उसके बाद में वो एक्टिवेट करने की प्रोसेस होगी। और ये जो लोग फर्जी डॉक्यूमेंट लगाए हैं उनको अगर रीएक्टिवेट करना है आधार डीएक्टिवेट होने के बाद, तो उनको वो ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा और उसके साथ में एक आपको शपथ पत्र भी देना पड़ेगा, क्योंकि यूआईडीएआई ने एनेक्जर 6 एनेक्जर दिए हुए हैं, सब में अलग अलग है, 5 से 18 और 18 प्लस के लिए एनेक्जर दिए हैं। तो एनेक्जर 1, एनेक्जर 1A और डीएक्टिवेट के लिए भी अलग अलग एनेक्जर हैं, उनमें एक शपथ पत्र आपको फिलअप करना पड़ेगा। वो फिलअप करने के बाद में जुडिशियल मजिस्ट्रेट से उसको साइन मोहर करवा के सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के तौर पे इसको लगाना पड़ेगा, तब जाके आगे ये रीएक्टिवेट हो सकेगा। रीएक्टिवेट की प्रोसेस करने के बाद में ये आपका रीजनल ऑफिस जाएगा, रीजनल ऑफिस में सारा आपका सिचुएशन चेक होगा, वहाँ से सारा वेरीफाई होने के बाद ही आगे ट्रांसफ़र किया जाएगा, टेक सेंटर जाएगा, वहाँ से फिर आपका आधार जो है वो एक्टिवेट किया जाएगा। और लेकिन इस सिचुएशन में यूआईडीएआई के पास एक और अथॉरिटी दी गई, एक और नियम बनाया गया है कि अगर ये बर्थ सर्टिफिकेट में कोई कुछ और इशू पाया जाता है जो फेक वाला है, उसमें सिचुएशन के हिसाब से देखा जाएगा, तो आधार होल्डर या उसके अभिभावक के ऊपर एफआईआर करने का भी प्रावधान है। ये तो आरओ के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है और सिचुएशन के हिसाब से निर्भर करता है कि वो क्या करेगा। अभी बहुत लोग मेल किए होंगे, तो मेल करने में एक ऑप्शन आया होगा कि आपका जो केस है वो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर दिया गया है। तो ये जो केस है वो ऐसा ही केस है, उनके में बर्थ सर्टिफिकेट जो लगा था वो फेक बर्थ सर्टिफिकेट लगा था, उन्होंने मेल किया है। तो मेल में जब पुरानी हिस्ट्री चेक की गई है और जो उनका पास्ट वाला जो डॉक्यूमेंट चेक हुआ है, डॉक्यूमेंट में उनका जो फर्जी वाला डॉक्यूमेंट प्रमाणित हुआ है, तो इसी कारण आरओ ने इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट को उसको ट्रांसफ़र कर दिया। अब वो केस इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट देखेगा और वो अपने हिसाब से इसको हैंडल करेगा। हैंडल करने में वो एक काम करेगा, या तो उसको डीएक्टिवेट के लिए रिकमेंड करेगा या फिर आधार होल्डर को रीजनल ऑफिस बुलाया जाएगा। और ज़्यादातर मामले में तो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट उसको डीएक्टिवेट के लिए रिकमेंड करेगा, टेक सेंटर से वो डीएक्टिवेट होगा। 100% वो होना ही होना है, आज नहीं तो कल 6 महीने के अंदर अंदर वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। और डीएक्टिवेट होने के बाद फिर से आप उसको रीएक्टिवेट की प्रोसेस कर सकते हैं बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल लगाकर, और जो एनेक्जर 1 है, एनेक्जर 1A है, उसके साथ में आपको लगा के फिर से आपको अपडेट करना पड़ेगा, तब जाके ये आपका एक्टिवेट हो सकेगा। डीओबी लिमिट क्लास से नॉर्मल डीओबी अपडेट के लिए ये सारे रूल्स हैं। जिनका 0 से 5 और 5 से 18 वर्ष के जिन लोगों को डीओबी अपडेट करनी है, तो वो नए रूल्स के अकॉर्डिंग उनका अपडेट किया जाएगा। उसमें भी कई सारे रूल्स हैं। अगर किसी का डॉक्यूमेंट लगा हुआ है लेकिन वेरीफाई नहीं है, तो ऐसे केस में उनका जैसे बर्थ सर्टिफिकेट लगा होगा तो वो बर्थ सर्टिफिकेट ही आपको लगाना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा कि आप दूसरा डॉक्यूमेंट यूज कर सकें। और भी कई सारे रूल्स हैं, मैं यहाँ पर आपको बारी बारी बता रहा हूँ। और बाकी आप लोग को कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। किसी आधार धारक ने अपना नामांकन जन्म प्रमाण पत्र लगाकर अपडेट किया है और उसका नॉर्मल है, अगर उसका कोई एक बार भी आपने डीओबी नहीं अपडेट करवाया है तो वो नॉर्मल केस हुआ। अगर किसी का डीओबी लिमिट क्रॉस है और उसने पहले भी बर्थ सर्टिफिकेट लगाया तो दोनों केस एक जैसे हुए, दोनों में एक जैसा मतलब जन्म प्रमाण पत्र लगा हुआ है। तो अगर इसको अपडेट करवाना है तो आपको वही जन्म प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा जो आपने पहले नामांकन के समय या अपडेट करते समय लगाया था। वही बर्थ सर्टिफिकेट का नंबर होना चाहिए और उसी बर्थ सर्टिफिकेट नंबर वाले जन्म प्रमाण पत्र में आपको डीओबी अपडेट करवानी पड़ेगी। जिस भी रजिस्ट्रार से वो जन्म प्रमाण पत्र बना है वही रजिस्ट्रार इसको अपडेट करके नया वही अपडेटेड जन्म प्रमाण पत्र आपको प्रिंट करवाना पड़ेगा और वो अपडेटेड प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा। साथ में एनेक्जर लगाना पड़ेगा, शपथ पत्र, उसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट के साइन मोहर होंगे उसको, और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ये सारा लगा के अपडेट करवाना पड़ेगा, तब जाके ये अपडेट हो पाएगा। तो इसमें सारे बदलाव किया गया है क्योंकि ये बदलाव पहले ही आ चुका है। लेकिन ये जो एनेक्जर वाला जो शपथ पत्र वाला मामला है वो अभी जल्दी आया है। लेकिन जो सेम बीआरएन वाला जो अपडेटेड बर्थ सर्टिफिकेट का जो नियम है वो काफ़ी पहले आ चुका है, 1-2 महीने पहले आ चुका है, लेकिन सभी जगह लागू नहीं था। लेकिन अब इसको एसओपी के जरिए सारी जगह सारे आरओ में इसको लागू कर दिया गया है। अब इसी नियम के तहत डीओबी को एक्सेप्ट किया जाएगा और डीओबी लिमिट क्लास है तो इसी नियम के तहत वो एक्सेप्ट किए जाएंगे और इसी रूल के अकॉर्डिंग जब आप अपना डीओबी अपडेट करवाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट इसी प्रकार से लगाएंगे अपडेट करवा के, तभी अपडेट हो पाएगा, अन्यथा अपडेट नहीं हो पाएगा। पहले क्या रूल्स होता था कि आपका यदि बर्थ सर्टिफिकेट लगा होता तो उसको वो बोलते थे कि आप इसको कैंसिल करवाइए, कैंसिल करवा के कैंसिल स्लिप लगाइए और नया बर्थ
सर्टिफिकेट बनवाइए और उसके बाद में पुराना बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल वाला और नए बर्थ सर्टिफिकेट लगा के सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लगा के अपडेट करवाइए, तब जाके आपकी DOB अपडेट होगी। लेकिन उन सारे नियमों को यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। अब नया नियम ये है कि आपका पुराना जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसी बर्थ सर्टिफिकेट पर आपको DOB अपडेट करवा के लगानी होगी। साथ में आपको एक शपथ पत्र जारी जो किया गया है उस पर साइन मुहर करवा के उसको लगाना पड़ेगा, तब जाके अपडेट होगी। एक केस ऐसे सामने आता है कि मान लीजिए किसी ने हाई स्कूल की मार्कशीट लगा दिया या पासपोर्ट लगा किसी का पहले, तो उस केस में UIDAI ने रूल्स ये बनाया है कि आप उसी जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं या हाई स्कूल की मार्कशीट लगाया है या पासपोर्ट लगाया है, तो अगर आपका DOB लिमिट क्रॉस है तो आप वही जो मार्कशीट है या पासपोर्ट है उसी को अपडेट करवा के संशोधन करवा के वही मार्कशीट आप यूज कर सकते हैं, तब भी लिमिट क्रॉस सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो आपको एक अलग से जन्म प्रमाण पत्र नया बनवाना पड़ेगा। उसकी जगह पर आप ये जन्म प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। अगर मार्कशीट आपकी पहले से लगी, आप उसका संशोधन नहीं करवा सकते हैं तो आप एक नया जन्म प्रमाण पत्र लगा के साथ में शपथ पत्र लगा के आप सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ इसको अपडेट करवाएंगे, तभी ये अपडेट हो जाएगा। एक मामला मान लीजिए ऐसा आता है कि कोई महिला है, उसका नाम अपडेट हुआ है, शादी के बाद कुछ लोग हैं जो सरनेम चेंज करवा देते हैं, तो ऐसे केस में यदि उनका DOB लिमिट क्रॉस है, उनको अपडेट करवाना है, तो ऐसे केस में उनको जो उनका पुराना नाम है उस पुराने नाम वाला जो जन्म का प्रमाण प्रस्तुत किया था लास्ट टाइम अपडेट करते समय वो अपडेट लगाना होगा। और विवाह जो पंजीकरण होता है, विवाह प्रमाण पत्र, मैरिज सर्टिफिकेट, उसको साथ में लगाना होगा। दोनों नाम का सर्टिफिकेट लगेगा, तब उसमें इस तरीके से DOB लिमिट क्रॉस की प्रक्रिया होगी, तब ये जाकर अपडेट होगा। तो कई सारे रूल्स इस तरह के बनाए हैं जो कि पहले भी था, लेकिन इसमें कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट भी मांगे हैं और नए तरीके से इसमें रूल्स को भी डिफाइन किया गया है। अगर किसी की DOB वेरीफाई है और उसका DOB लिमिट क्रॉस है तो ये देखा जाएगा कि उसके जो प्रीवियस हिस्ट्री है उसमें डॉक्यूमेंट उपलब्ध है कि नहीं है। अगर डॉक्यूमेंट उपलब्ध है, जिस DOB का आपने अपडेट करवाया है वो DOB का प्रमाण पत्र अगर उपलब्ध है, तब तो वो वेरीफाइड माना जाएगा। अगर वेरीफाइड है और आपका उस DOB का कोई प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, UIDAI के डेटाबेस में आपका कोई डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं है, तो वो वेरीफाई भले ही है, वो गलती से वेरीफाई है, उसको डिक्लेयर या अप्रॉक्सीमेट ही माना जाएगा। तो इस केस में अगर आपको DOB अपडेट करनी है, आपका DOB लिमिट क्रॉस सही करवाना है, तो उस केस में भी आपको जन्म प्रमाण पत्र ही देना पड़ेगा। उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि आप कोई दूसरा डॉक्यूमेंट लगा सकें, कोई दूसरा डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा। एक मामला और सामने आता है कि मान लीजिए किसी ने अपना DOB अपडेट करवाया है, उसमें जन्म प्रमाण पत्र के अलावा कोई दूसरा डॉक्यूमेंट लगा दिया है और उसकी DOB वेरीफाई है, तो ऐसे केस में उसको वही जो डॉक्यूमेंट है उसी को संशोधन करवा के अपडेट करवाना होगा, तब वो मान्य होगा। लेकिन ऐसा तब मान्य होगा कि उस समय जो करंट टाइम में जो डॉक्यूमेंट लिस्ट है UIDAI की, उस डॉक्यूमेंट लिस्ट में वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, तभी उसका जो संशोधीकरण वाला प्रमाण पत्र है वो लगाएंगे, तब मान्य होगा। अगर उस डॉक्यूमेंट लिस्ट में वो पुराना आपका डॉक्यूमेंट नहीं है, उस लिस्ट में वो इनवैलिड है, तो आपको जन्म प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। उदाहरण के लिए पैन कार्ड को ले लेते हैं, क्योंकि पहले पैन कार्ड से DOB अपडेट हो रही थी, पैन कार्ड से काफ़ी DOB अपडेट हुई हैं क्योंकि वैलिड डॉक्यूमेंट था। कुछ समय बाद UIDAI ने उस पैन कार्ड को हटा दिया, इनवैलिड कर दिया। तो मान लीजिए किसी ने डॉक्यूमेंट के आधार पर वो पैन कार्ड लगा दिया है, पैन कार्ड से अपडेट हुआ है, तो पैन कार्ड अगर लगा है तो इस समय तो डॉक्यूमेंट की लिस्ट में है ही नहीं, क्योंकि पैन कार्ड को इनवैलिड घोषित किया गया है। तो इस केस में पैन कार्ड का संशोधीकरण लगेगा नहीं, तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट ही देना होगा। अब मान लीजिए किसी ने मार्कशीट लगाया हुआ है, तो मार्कशीट तो अभी भी DOB का वैलिड डॉक्यूमेंट है, तो मार्कशीट के केस में आप मार्कशीट लगा सकते हैं, लेकिन उसको संशोधन करवा के लगाना होगा। अदरवाइज आप डॉक्यूमेंट के तौर पे आप जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं, उसके तहत आपका अपडेट हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। और इस वाले केस में आपका एनेक्जर सेकंड लगेगा, क्योंकि एनेक्जर तो सभी में लगेगा, लेकिन इस वाले में एनेक्जर सेकंड लगेगा, क्योंकि सभी में किसी में एनेक्जर फर्स्ट लगता है, सेकंड लगता है, 1A लगता है। इसी तरह सबको डिफाइन किया गया है कि किस केस में कौन सा एनेक्जर लगेगा। और मैं यहाँ पर आपको एनेक्जर भी दिखाऊंगा, 6 एनेक्जर दिए हुए हैं, सबका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि कौन सा एनेक्जर किस में लगेगा और उस एनेक्जर को कैसे फिलअप करना है, इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो नेक्स्ट वाला आएगा। और इसमें भी आपको कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछिए और मैं उसका आंसर देने का प्रयास करूंगा। कभी कभी ऑपरेटर की गलती के कारण DOB गलत अपडेट हो जाती है, डॉक्यूमेंट दिया जाता है, फिर भी उसके बावजूद टाइपिंग एरर के कारण जो DOB है वो गलत टाइप हो जाती है और वही अपडेट भी हो जाती है। तो ऐसा केस में उसको सही करने के लिए उसके पास मान लीजिए मार्कशीट उसने लगाया था लेकिन गलत जन्मतिथि दर्ज हो गई है और वो अपडेट हो गई है, तो
वो अपडेट करने के लिए वही जो डॉक्यूमेंट है मार्कशीट उसको दोबारा से वही लगा सकता है, भले उसका लिमिट क्रॉस हो, लेकिन वो उसी डॉक्यूमेंट को लगाकर अपडेट करवा सकता है। वो डॉक्यूमेंट मौजूदा स्थिति में वैलिड नहीं है या रेसिडेंट के पास वो डॉक्यूमेंट अब उपलब्ध ही नहीं है, तो जो पहले वाला डॉक्यूमेंट था उसी के आधार पर उसको रिप्रोसेस किया जाएगा। बस उसमें शर्त यह है कि उसमें शपथ पत्र जो सेकंड है एनेक्जर सेकंड उसमें लगेगा, उस एनेक्जर सेकंड के माध्यम से ही उसका बगैर डॉक्यूमेंट लगाए उसी जो पिछला वाला डॉक्यूमेंट गलत था उसी पर रिप्रोसेस किया जा सकता है। बस इसकी जांच की जाएगी, रीजनल ऑफिस में इसकी जांच होगी और ये पाया जाएगा कि हाँ वास्तव में इसका जो डॉक्यूमेंट है वो सही है, लेकिन टाइपिंग एरर के कारण ये गलती हुई है, वो एक गलती से अपडेट हुआ है। तो उसी डॉक्यूमेंट जो यूआईडीएआई के डेटाबेस में है उसी डॉक्यूमेंट के आधार पर शपथ पत्र के साथ में उसका अपडेट हो जाएगा। उसमें कोई दूसरी डीओबी के लिए कोई दूसरा डॉक्यूमेंट उसको देना नहीं पड़ेगा। 0 से 5 के बाद एक मामला और ऐसा सामने आता है कि मान लीजिए कोई रेसिडेंट है, वो 0 से 5 ईयर के बीच में उसका न्यू इनरोलमेंट हुआ है, लेकिन उसके बाद में वो डीओबी अपडेट करवा रहा है। डीओबी अपडेट के बाद में उसकी डीओबी 5 से प्लस जा रही है और ये साबित होता है कि जिस डेट को इनरोलमेंट हुआ था उस डेट में और जो नई डीओबी अपडेट करवा रहा है उस टाइम पर उसकी डीओबी वास्तव में 5 से ऊपर थी, लेकिन धोखाधड़ी पूर्ण तरीके से इसको अंडर 5 बनाया गया है कि बायोमेट्रिक इसमें ना देना पड़े, और बायोमेट्रिक ना देने की वजह से उसको अंडर 5 किया गया है। और ये जब साबित हो जाता है तो यूआईडीएआई उसको डीएक्टिवेट कर सकती है, उस आधार को डीएक्टिवेट कैंसिल किया जा सकता है। ये अथॉरिटी यूआईडीएआई के पास होती है। इस तरह का फ्रॉड का केस अगर साबित होता है तो रेसिडेंट या उसके माता पिता जो होते हैं और आधार ऑपरेटर के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान है और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। दूसरा केस है 5 से 18 के बीच में कि जो ऑपरेटर लोग होते हैं जो 18 प्लस होते हैं उनको अंडर 18 बना देते हैं, उनका इनरोलमेंट करते हैं। तो इस केस में अगर ऐसा होता है तो डीओबी अपडेट करने के साथ अगर उनकी एज 18 प्लस जा रही है तो उसमें ये पाया जाता है कि वास्तव में इसकी जो एज है 18 प्लस थी, उसको अंडर 18 इसलिए बनाया गया कि क्योंकि स्टेट पोर्टल बनाया गया था, वेरिफिकेशन 18 प्लस का अलग से होता है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है, उस वेरिफिकेशन से बचने के लिए इसने अंडर 18 करवाया है। और सभी जगह इनरोलमेंट भी नहीं होता, इसलिए अंडर 18 में इसको बना के अपडेट किया गया है। और दोबारा जब वो अपडेट करवा रहा है तो उसकी जो डीओबी है वो 18 प्लस जा रही है, तो ऐसा केस धोखाधड़ी का साबित होता है। तो इस केस में भी आधार को कैंसिल किया जाएगा या फिर डीएक्टिवेट किया जाएगा। ये साबित होने पर आधार ऑपरेटर, रेसिडेंट और या अगर हेड ऑफ फैमिली बेस उसका इनरोलमेंट हुआ है तो हेड ऑफ फैमिली में जिसका फिंगर लगा होगा उसके अभिभावक का तीनों के ऊपर कार्यवाही हो सकती है, कानूनी कार्रवाई FIR दर्ज हो सकती है। ऐसा किया जाएगा और उसको कैंसिल या डीएक्टिवेट किया जाएगा। फिर रीएक्टिवेट करने के लिए उसको फिर से स्टेट पोर्टल के अंतर्गत जाना पड़ेगा। तो इस एसओपी में बहुत सारी जानकारी है। ये मैंने ये जो जानकारी बताई बिल्कुल सीमित है और भी बहुत सारी जानकारी है, कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। तो इसमें मैंने काफ़ी संतुलित बताया है, काफ़ी कम से कम बताया है, जो मेन था वो बताया है। बाकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो इतना सारा इसमें इस एसओपी में आया हुआ है। तो मैं तो इस वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।